बच्चों, हम लोग इस वीडियो में मेटल के आखिरी टॉपिक पर आएंगे जो कि कोरोजन और एलॉयज है। इसको जानने के बाद हमारे ये चैप्टर जो है पूरा मेटल नॉन मेटल कंप्लीट हो जाएगा, लेक्चर 1 से ये लास्ट लेक्चर तक। तो हमारा अभी का जो टॉपिक है कोरोजन, ये है हमारा टॉपिक। तो देखते हैं ये कोरोजन है क्या। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, कमेंट भी करें। आइए शुरू करते हैं। कोरोजन, यहाँ पे हमने कुछ स्टेटमेंट लिख रखा है जो कि बहुत काम की चीजें हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं क्या होता है कोरोजन। पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फिर उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। द ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल जैसे कि एसिड ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? मेटल को धीरे धीरे खा जाना। मेटल को कोई भी चीज, या मेटल कैसे धीरे धीरे खत्म हो जाता है? जब भी मेटल एयर मॉइस्चर और केमिकल जैसे कि एसिड इनके कांटेक्ट में आता है तो मेटल की जो सरफेस होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में या अगल बगल कहीं पर भी लोहे का अगर दरवाजा होगा तो क्या उसमें आपने नोटिस किया होगा कि धीरे धीरे उसमें मूर्छा लगने लगता है और वो पार्ट धीरे धीरे कुछ सालों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो वही कोरोजन है। मतलब मेटल मॉइस्चर, एयर और केमिकल के कांटेक्ट में आता है तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उसका पूरा सरफेस जब खत्म होने लगेगा फिर धीरे सारी चीजें खत्म हो जाएगी। अगला टॉपिक क्या है? अगला स्टेटमेंट, corrosion of iron is a continuous process which ultimately eats up the whole iron object. Suppose that ये मेरा कोई आयरन का ऑब्जेक्ट है, कोई मान लीजिए जो मार्कर है ये आयरन का है। ये अगर मॉइस्चर, एयर या फिर केमिकल के कांटेक्ट में आएगा तो इसमें क्या होगा? धीरे धीरे मूर्छा लगना शुरू हो जाएगा। और अगर ये पोर्शन देखिए, ये है ये वाला पोर्शन, इधर वाला, यहाँ पे अगर मूर्छा लगा तो धीरे धीरे क्या होगा? ये पोर्शन पूरा गायब हो जाएगा, फिर आगे मूर्छा लगना शुरू हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर बता रहा है कि आयरन में जो कोरोजन होता है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, वो रुक नहीं सकता। एक काम कर सकते हैं उसको रोकने के लिए, वो हम लोग आगे जानेंगे। पहले तो यहाँ जान लीजिए क्या कोरोजन धीरे धीरे मॉइस्चर और एयर या फिर केमिकल के कांटेक्ट में आने के बाद धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है उसकी सरफेस। उसके बाद पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। अब उसमें ये बता रहा है कि सेकेंड मेरा स्टेटमेंट क्या है कि जो आयरन में कोरोजन होता है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। मूर्छा लगता है तो पूरा लग जाएगा, धीरे धीरे खाना शुरू कर देगा। अगला क्या है? द कोरोजन ऑफ मेटल इज अ हाईली अनडिजायरेबल प्रोसेस। ये अनडिजायरेबल प्रोसेस है, बहुत ज्यादा अनडिजायरेबल प्रोसेस। क्या है? मेटल्स के कोरोजन। आइए एक और स्टेटमेंट है जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको आप लोग, बहुत बड़ी बात है ये जानने के लिए। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेटल्स इज लॉस्ट एवरी ईयर बिकॉज ऑफ कोरोजन। मतलब बड़े पैमाने पे जो मेटल्स में कोरोजन, कह सकते हैं कि कोरोजन की वजह से बहुत बड़े पैमाने पे हम मेटल्स को खो देते हैं, हमारे मेटल्स खत्म हो जाते हैं बहुत बड़े पैमाने पर। कोरोजन की वजह से, मूर्छा लगने की वजह से बहुत ज्यादा मेटल क्या होते हैं? लॉस्ट हो जाते हैं। हर साल क्या होता है? कोरोजन की वजह से मेटल्स मेरे खत्म हो जाते हैं और उनको हम खो देते हैं। आइए एक चीज और जानते हैं। द कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। जो आयरन का कोरोजन होता है, जो आयरन में कोरोजन का प्रोसेस होता है, जो आयरन में कोरोजन लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। While other metals are said to corrode, आयरन को हम क्या बोलेंगे? आयरन में जब कोरोजन होता है तो उसको बोला जाता है रस्टिंग। और आयरन को छोड़ के अदर कोई भी मेटल हो उसमें अगर कोरोजन होगा तो उसको बोला जाएगा कोरोड। और आयरन मेटल को क्या बोला जाएगा? रस्ट। आयरन में कोरोजन होता है उसको बोलेंगे रस्ट,
और आयरन को छोड़े किसी और मेटल में कोरोजन होता है तो उसको बोलेंगे कोरोड। तो रस्ट को ही रस्टिंग बोलते हैं। ठीक, ये हमारे कोरोजन के कुछ स्टेटमेंट थे। इसके बाद हम लोग आगे का पॉइंट जानेंगे। वो पॉइंट क्या है? हमारा टॉपिक रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन के बाद अब हम लोग जानते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की रस्टिंग ये क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन, when an iron object is left in damp air or water for a considerable time, it gets covered with a red brown flaky substance called rust। मतलब इसमें ये कह रहा है कि जब हम किसी आयरन ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं कहीं पानी में या फिर मॉइस्चर में छोड़ देते हैं, एयर में छोड़ देते हैं, जैसे ऐसे रख दिए, नॉर्मल ठंडी के मौसम आ गए, रख दीजिए नॉर्मल, या बारिश में रख दीजिए, देखिए उस पर क्या हो जाएगा, कुछ समय के बाद उस पर कवर बनना शुरू हो जाएगी, जो कि ब्राउनिश कलर की होती है, वो कवर बनना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे वो पूरी तरीके से कवर कर लेगा आयरन को। सपोज डैट कि आपको ये मार्कर है, ये लोहे का मार्कर है आयरन का, इसको हमने एयर में से छोड़ दिया या फिर कहीं पानी में हमने इसे छोड़ दिया, तो कुछ समय के बाद देखेंगे इस पे ब्राउन 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 कलर का हो जाएगा, वही क्या कहलाएगा? रस्ट। वो क्या कहलाता है? रस्ट कहलाता है, और वो पूरी तरीके से घेर लेगा आयरन ऑब्जेक्ट को। यही हमारा रस्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। ये जो रस्ट लगा होता है उसी को कहा जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। अगला क्या है? रस्ट इज मेनली हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। रस्ट क्या होता है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है। रस्ट हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है। ये तो हम लोगों ने जान ली आयरन की रस्टिंग के बारे में कि भाई पानी में छोड़ दो या कहीं मॉइस्चर में, एयर में छोड़ दो तो क्या होगा, कुछ टाइम बीतने के बाद आयरन ऑब्जेक्ट पर मूर्छा लगना शुरू हो जाएगा, वो पूरी तरीके से ब्राउन कलर में कब चेंज हो जाएगा, घिर जाएगा, ढक जाएगा ब्राउन कलर से, उसी को बोलते हैं रस्ट। और इस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। इसी को बोलते हैं रस्ट को रस्टिंग ऑफ आयरन। और जो रस्ट है वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है। अगला टॉपिक है कंडीशन नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की रस्टिंग के लिए क्या कंडीशन जरूरी होती है? दो कंडीशन बहुत जरूरी होती है आयरन के रस्टिंग के लिए। देयर आर टू कंडीशन नेसेसरी फॉर आयरन रस्टिंग। तो आयरन के रस्टिंग के लिए दो कौन सी कंडीशन होती है देख लेते हैं। अभी तक आप लोग जान गए होंगे, एक होता है प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर का मौजूद होना जरूरी है, हर जगह एयर है तो मौजूद तो है ही है, या फिर ऑक्सीजन भी बोला है। प्रेजेंस ऑफ वाटर या मॉइस्चर, पानी का मौजूद होना जरूरी है, या एयर का, एयर में तो मॉइस्चर रहेगा ही रहेगा, ड्राई एयर के बारे में बात नहीं कर रहे। एयर का मौजूद होना जरूरी है, चाहे जो एयर हो, ड्राई हो या फिर मॉइस्ट एयर हो, वो एयर के मौजूद होना जरूरी है आयरन की रस्टिंग के लिए। दूसरा वाटर का होना जरूरी है। ठीक, दो कंडीशन जरूरी है, दो कंडीशन में एक होगी, काम हो गया, मूर्छा लग जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, यहाँ पे देख लिया हम लोग रस्ट हो रहा है, रस्टिंग हो रही है। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जो होता है वही होती है, मेनली जो होता है रस्ट वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है। दो तरीके होते हैं किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट पर रस्ट लगने के या रस्टिंग के। तो अच्छा ये बताइए कि अगर यहाँ पे रस्टिंग हो रही है तो इससे बचने के लिए भी तो कुछ तरीके होंगे ना, कि इसे हमने लोहे का दरवाजा लगवा दिया यहाँ पर और मूर्छा खा गया, हम इसको कुछ कर ही ना पाए, मूर्छा भी ना खाए, रस्टिंग भी ना लगे, उससे पहले हम इसको प्रिवेंट कर ले, बचा ले। तरीका है, सही पकड़ा, तरीका है। क्या है? प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, रस्टिंग से बचने का तरीका। ठीक, रस्टिंग से बचने का तरीका। ये 5 तरीके हैं रस्टिंग से बचने के। किसके? आयरन की रस्टिंग से बचने के 5 तरीके। पहला क्या है? प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। पेंटिंग से हम आयरन की रस्टिंग को बचा सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। पेंटिंग की वजह से, जैसे कि आप
प्राइमर कर देते हैं ना लोहे के दरवाजे पर, प्राइमर कर दिया, पेंट हो गया, रस्टिंग नहीं होती, रस्ट नहीं लगता, कोरोजन नहीं होता एक समय तक। फिर उसके बाद पेंट कर दिया हमने किसी भी कलर से ना, पहले तो पेंटिंग है। दूसरा प्रोसेस क्या, अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। ऑयल या ग्रीस को भी यूज करके हम रस्टिंग से आयरन ऑब्जेक्ट को बचा सकते हैं। कैसे बोला ना, प्रिवेंट अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। साइकिल है, साइकिल का जो चेन होता है, बारिश के बाद या किसी समय में देखिए, अगर उस पर हम ग्रीस ना लगवाएं, उस पर ग्रीस ना लगाएं, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, एयर या फिर वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद उस पर मॉइस्चर लगना शुरू हो जाता है, ब्राउनिश कलर का हो जाता है। कहीं अगर पड़ी होगी कबाड़ में साइकिल, उसको आप लोग देख लीजिएगा, सारे साइकिल के रॉड सारे मूर्छा खाने लगते हैं। इसलिए ग्रीस हम लगा देते हैं किस पर, चेन पर। किसके चेन पर, साइकिल की चेन पर। दूसरा प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस से, मतलब कि लोहे की बाल्टी है, उसको हम जिंक में डाल दें, डाल के निकालें तो प्रिवेंट हो जाएगा। उस पर जिंक की कोटिंग करने से भी वो प्रिवेंट हो जाता है, किससे, रस्टिंग से, गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस से। चौथा क्या, प्रिवेंटेड बाय टिन प्लेटिंग और क्रोमियम प्लेटिंग। क्रोमियम प्लेटिंग या फिर टिन प्लेटिंग की वजह से भी हम आयरन की रस्टिंग से बच सकते हैं, अगर इनको यूज कर लिया जाए। लास्ट पॉइंट, फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट क्या है, प्रिवेंटेड बाय अलाउइंग इट टू मेक स्टेनलेस स्टील। यही मेटल को, इसी को, आयरन को हम स्टेनलेस स्टील में बदल दें तो इस पे क्या होगा, रस्टिंग होगी ही नहीं। किस पे, आयरन पे। स्टेनलेस स्टील में अगर हम इसको बदल देते हैं तो इट अप्लाइंग इट टू मेक स्टेनलेस स्टील, जिसके स्टेनलेस स्टील बना लेंगे तो भाई इस पे हमें क्या नहीं होगा, रस्टिंग नहीं होगी। तो ये तो हमारा था रस्टिंग ऑफ आयरन। कंडीशन क्या क्या है रस्टिंग की वो जान लिए, प्रिवेंशन क्या है वो हम लोगों ने जान लिया। अब इसके बाद अगला टॉपिक जानते हैं, इसी के आगे। आइए अब एलॉयज के बारे में जानते हैं। एलॉयज क्या होता है, एलॉयज आर अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। एलॉयज जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा मेटल्स के, दो या दो से ज्यादा मेटल्स के होमोजीनियस मिक्सचर होता है क्या, एलॉय। इतना याद रखिए, दो या दो से ज्यादा मेटल से मिल करके एलॉय बनता है। और या तो फिर मेटल एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन मेटल्स, मतलब मेटल भी होगा और कुछ नॉन मेटल भी मिले होंगे तब जाके एलॉय बनेगा। दो या दो से ज्यादा मेटल से मिलकर के एलॉय बनता है, या हम कह सकते हैं मेटल और कुछ परसेंटेज में, कुछ अमाउंट में नॉन मेटल को मिलाया जाएगा तब जाकर के मेरा एलॉय बनेगा। आइए यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिख रखा है। ब्रास जो है वो एलॉय है, लेकिन किन मेटल का है, किन मेटल से मिलकर के बना है, कॉपर, जिंक, इन दोनों से मिला करके ब्रास एलॉय बनाया गया। यहां लिखा है ना, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, दोनों मेटल। लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट और है, मेटल एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन मेटल, मेटल और कुछ अमाउंट नॉन मेटल के मिला करके हम एलॉय बना सकते हैं। जैसे स्टील, आयरन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, दोनों को मिला करके हमने बना दिया स्टील। एलॉय समझ में आ गया। ये दो या दो से ज्यादा मेटल से मिलकर के बनते हैं, या मेटल और कुछ अमाउंट होगा नॉन मेटल, उन दोनों को मिला करके ये बनाया जाता है, और ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है एलॉय। आइए आगे जानते हैं ये बनता कैसे है। एन एलॉय इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द वेरियस मेटल्स इन मोल्टन स्टेट इन रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन एंड देन कूलिंग देयर मिक्सचर टू द रूम टेम्परेचर। एलॉय को बनाने के लिए हमें अलग अलग तरह के मेटल लेने होंगे, जैसे यहाँ पे कॉपर और जिंक लिया हमने इसको, और इसको पिघला दिया, मोल्ट कर दिया, मोल्टन स्टेट में इसको ले आए, और जितना अमाउंट है, जैसे इसको भी मोल्टन स्टेट में ले आए, कॉपर को और जिंक को भी मोल्टन स्टेट में ले आया गया।
पिघला करके ही लाएंगे ना। तो मान लीजिए कि 10 ग्राम हमको जिंक चाहिए, 10 ग्राम हमने जिंक लिया, 5 ग्राम हमको कॉपर चाहिए, 5 ग्राम हमने कॉपर लिया, मिलाया, तब जाकर के ब्रास बने। एग्जाम्पल हमने दिया। पहले मेटल्स को क्या करेंगे, मोल्ड करेंगे। मोल्ड करने के बाद एक दूसरे को मिलाएंगे, एक दूसरे में मिला देंगे। मिलाने के बाद इसको कूल करेंगे। किसके, जिंक और कॉपर के मिक्सचर को जो मोल्ड किए गए हैं जिंक और कॉपर, उन दोनों को मिलाएंगे। उसके बाद इन दोनों के मिक्सचर को मिलाने के बाद कूल करेंगे टू द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे इनको कूल किया जाएगा, तब जाकर के ये क्या बनेंगे, एलॉयज। ठीक, तो ये तो था एलॉय। उसके बाद यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल दे दिया, मेटल से भी दे दिया, नॉन मेटल का भी दे दिया। मेटल नॉन मेटल से मिल करके, मेटल मेटल से मिल करके। यहाँ पे बता भी दिया भैया कैसे बनेंगे नॉन मेटल का। आप देखिएगा नॉन मेटल्स का, मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर को कैसे बनाया जाएगा कि एलॉय बन जाए, कैसे तैयार किया जाएगा कि एलॉय बन जाए, वो आप लोग देख लीजिएगा। इसीलिए हमने उस टॉपिक को छोड़ा। आइए प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलॉय, एलॉय की प्रॉपर्टी जान लेते हैं। एलॉय स्ट्रॉन्गर देन द मेटल्स फ्रॉम विच दे आर मेड। मतलब ये जो एलॉय है, मतलब कि क्या कह रहा है, इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि जो एलॉय बनता है वो जिन मेटलों से मिलकर के बनता है उन मेटलों के मुकाबले स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गर देन द मेटल्स। कॉपर और जिंक मेटल से मिलकर के ब्रास एलॉय बना है, तो ब्रास एलॉय जो है कॉपर और जिंक से ज्यादा मजबूत होगा। पहली प्रॉपर्टी ये बोल रही, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, हार्डर देन द कंस्टिट्यूएंट मेटल। पहली प्रॉपर्टी बोली है कि जिन मेटलों से मिलकर के ब्रास मतलब एलॉय बनेगा, उन मेटलों के मुकाबले एलॉय स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी बोल रही है हार्डर देन द कांस्टेंट मेटल। जिन मेटलों से मिलकर के एलॉय बना है, इन मेटलों से ज्यादा कठोर होगा। ठीक, कौन, एलॉय। जिन मेटल से मिलकर के एलॉय बनता है, वो मेटल के मुकाबले एलॉय ज्यादा स्ट्रांग होता है और हार्ड होता है। थर्ड प्रॉपर्टी बोल रहा है मोर रेसिस्टेंट टू कोरोजन। कोरोजन इनके मुकाबले इनमें नहीं लगता, कम लगता है, बहुत कम। ठीक, चौथी प्रॉपर्टी लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन द कांस्टीट्यूएंट मेटल्स। मतलब स्ट्रॉन्गर भी इन दोनों मेटल से ये ब्रास होगा क्योंकि एलॉय है, स्ट्रॉन्गर भी इनसे ज्यादा होगा, हार्ड भी इनसे ज्यादा होगा, और इनमें कोरोजन मोर रेसिस्टेंट होगा कोरोजन। उसके साथ साथ जो लोअर मेल्टिंग पॉइंट होगी कॉपर और जिंक के मुकाबले, ब्रास जो एलॉय है उसकी मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों से कम होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी ये बता रही है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या बता रही है, मेल्टिंग पॉइंट कम होगी, फोर्थ प्रॉपर्टी बता रही है। फिफ्थ प्रॉपर्टी बता रही है मेल्टिंग पॉइंट तो कम होगी, फोर्थ बताया। फिफ्थ ने बता दिया कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्योर मेटल के मुकाबले कम होगी एलॉय में। मतलब जो इनमें इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करने की कंडक्टिविटी है वो एलॉय में इनसे कम होगी। तो हमने प्रॉपर्टी एक बार फिर जाननी है। जिन मेटलों से मिलकर के एलॉय बना हुआ है ब्रास उन मेटलों से स्ट्रॉन्गर होगा, उन मेटलों से हार्डर होगा, मोर रेसिस्टेंट होगा, और मेल्टिंग पॉइंट उन मेटलों से कम होगा, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्योर मेटल के मुकाबले इनकी कम होती है। ये हो गया मेरा एलॉयज। ये हो गई टॉपिक हमारी कंप्लीट। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए।